नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। इस देश में एक मुद्दे पे जो बहस चल रही है उसके बारे में यह कहा जा रहा है क्यों ना एक ऐसी सोच तैयार की जाए कि इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। दरअसल 1967 से पहले भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन यह चक्र टूटा 1967 के बाद और अब फिर ये सोच सामने आई है। इसमें नीति आयोग ने अपनी सिफारिशें दी है, इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी है, लॉ कमीशन का अपना कहना है और सबके ऊपर प्रधानमंत्री इसे चाहते हैं कि ये इस देश में इंप्लीमेंट हो। लेकिन सवाल है, इसके लिए एक राजनीतिक कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल, एक साथ चुनाव कराने के इस देश में फायदे क्या होंगे? कहा यह जा रहा बड़े राजनीतिक दल फायदे में होंगे, छोटे राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि ये भारत में हर साल कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं राज्यों में चुनाव होते हैं, लिहाजा जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है या पॉलिसी डेफिसिट होता है वो विकास के काम को रुकावट पैदा करता है। ऐसे में अगर इस सोच को जमीन पे उतारा जाता है तो यह सोच वाकई नायाब है, यह सोच वाकई क्या भारत के लिए फायदेमंद है, भारत के लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। आज इसी पे करेंगे चर्चा और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जगदंबिका पाल, जनता दल यूनाइटेड से अली अनवर, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल, मेरे साथ अभय कुमार दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ JN चैंबर साहब, आप पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में, और लक्ष्मी श्रीराम मेरे साथ ADR से हैं, और साथ में हमारी जनता जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल करना चाहती है। दरअसल वो समझना चाहती है कि जिन सुधार को लेकर 1967 से लगातार समितियां बन रही हैं, जिन चुनाव सुधारों को लेकर हर रोज चर्चाएं होती हैं, उन चुनाव सुधारों में यह मुद्दा कितना अहम होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए? हर साल चुनाव का मतलब क्या है? 1968 के पहले एक साथ होते थे चुनाव। ये व्यवस्था फिर से क्यों नहीं शुरू होती? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। एक देश एक चुनाव, इस मुद्दे पर देश में बहस छिड़ी है। चुनाव आयोग भी एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए राय भी मांगी जा रही है। एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थायित्व सुनिश्चित होगा, वक्त और पैसे की बचत होगी। लगातार चुनाव से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। उनके खर्च में भी बहुत कमी आएगा और उतना ही नहीं, जो जितना जो माहौल होता है और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है उसमें भी कमी आएगी। स्टेट का अलग अलग चुनाव होने से माहौल जो क्रिएट होता है, गठबंधन का, ये सब हर जगह जगह पर कभी दल उसके साथ है, कभी दल वो है, उसका एकीकरण होगा। यहाँ दो स्तरीय प्रणाली है, स्टेट का अलग लेजिस्लेशन है और उसका अलग लेजिस्लेशन है। तो दोनों को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों टिकाऊ हो। लेकिन इसके विरोधियों का कहना है कि एक साथ चुनाव से बड़े दलों को फायदा होगा, छोटी पार्टियों को एक साथ चुनाव से नुकसान होगा। भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए व्यवस्था मुफीद नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 1968 के पहले का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। क्षेत्रीय दलों का देश में प्रभाव बढ़ा है और ऐसे में इस व्यवस्था को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। मीम अफजल साहब, ये सोच कितनी नायाब लग रही है आपको और क्या ये इंप्लीमेंट हो सकती है? देखिए, इस सोच के पीछे कुछ लोगों का कहना ये है कि इससे फ़ायदा होगा, कुछ लोगों का कहना है ये कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। 1967 से पहले, जैसा कि आपने कहा, उस वक्त एक ही सरकार थी भारत के अंदर और स्टेट्स में भी वही सरकारें ज़्यादातर, बल्कि क्या कहना चाहिए 99% वही सरकारें थी। आज देश की जो स्थिति है वो अलग अलग है। रीजनल पार्टियों का काफ़ी जो है वो असर बढ़ा है और अगर हम ये तय कर दें कि सब जगह एक ही वक्त में चुनाव होंगे तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि जहाँ कोई सरकार अपनी मुद्दत किसी वजह से भी पूरी नहीं कर पाएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिस पर एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ये डिटेल डिस्कशन में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी हमें देखना होगा। जगदंबिका पाल साहब, ये आपको लगता है कि 2014 में आपको लगा कि साहब सारे देश में चुनाव हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह छा जाती, ये सोच इसके पीछे थी, या वाकई आप चाहते हैं इस देश में चुनाव सुधार और चुनाव सुधार का ये एक अहम पहलू है?
देखिए भट्ट जी, अगर हमारी पार्टी या सरकार इस बात पे गंभीर नहीं होती तो आज ये सौभाग्य से आप इस पे डिबेट कर रहे हैं। खुद महामहिम राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया है कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस पे एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की राज्यों की एक साथ चुनाव कराए जाएं। आप अगर 2014 का चुनाव देखें कि अभी 2014 लास्ट लोकसभा हुआ है, उसके बाद 15 राज्यों के चुनाव हो चुके। अगर लगातार चुनाव होता रहेगा तो फिर गवर्नेंस और डेवलपमेंट का लेकिन काम ठप पाल होगा। साहब, सवाल ये नहीं है कि साहब चुनाव होते रहेंगे, ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा। 1967 से हम लगातार चुनाव देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल कितना है, इस सोच को आप जमीन पे कितना लागू कर पाते हैं? मैं अली अनवर साहब, आपको लगता है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि छोटे राजनीतिक दल इससे खुश नहीं है, जिनका राज्यों में वर्चस्व है वो इनसे खुश नहीं है, या आपको भी लगता है साहब नायाब सोच है, इसे इंप्लीमेंट करे सरकार? देखिए भट्ट साहब, दिल को बहलाने का गाली भी एक ख्याल अच्छा है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल कितना है, ये बिल्कुल 67 से पहले 1967 से पहले 67 में आपको मालूम है कि 9 राज्यों में पहली दफ़ा गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, कांग्रेस हार गई। तब से ये सिलसिला शुरू है और अलग अलग सरकारें हैं, तो इस पर बहस मुहावसा भले हो जाए, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि फ़िलहाल इस तरह की स्थिति है। मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि साहब जो राज्य काम कर रहे हैं या जो राजनीतिक दल राज्यों में काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं बजाय इसके कि केंद्रीय पार्टी ये काम कर रही हो। अभय कुमार दुबे साहब, ये सोच क्या ज़मीन पे उतर सकती है? एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं विधानसभा और लोकसभा के? देखिए, मेरी राय तो इसमें बिल्कुल साफ है कि ये ख्याल दिल के बहलाने के लिए भी अच्छा नहीं है। ये नायाब सोच नहीं है, बल्कि नुकसानदेह सोच है। भारत के लोकतंत्र का जो विस्तार हुआ है और जो उसे गहराई प्राप्त हुई है, वो इसलिए हुई है कि इसके अंदर तरह तरह की बहुत सारी आवाज़ें हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन की तरह 2 या 3 आवाज़ों या 2 या 3 पार्टियों वाला लोकतंत्र नहीं है। ये एक बहुदलीय लोकतंत्र है जिसके अंदर, और बहुत ही बहुराष्ट्रीय किस्म का, बहुत सांस्कृतिक किस्म का देश है। इस देश में जब भी एक साथ चुनाव कराने की बात कही जाती है 1967 के बाद की परिस्थितियों में, 1967 से आज तक ज़माना पूरी तरीके से बदल चुका है, तब उसका मतलब 2 छुपे हुए मतलब होते हैं उसके पीछे। एक मतलब ये होता है कि कैसे भारत में संसदीय चुनाव को जनमत संग्रह में बदल दिया जाए। कोई एक बड़ा नेता हो, वो सारे एक मंच पे खड़े होकर सारे देश को अपील करे, सारे लोग अपनी स्थानीय और सांस्कृतिक दूसरी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को छोड़ते हुए उस नेता के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करें। पहली तो छुपी हुई आकांक्षा ये होती है। दूसरी आकांक्षा ये होती है कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है हमारे यहाँ, जो प्रधानमंत्री की वाली प्रणाली है हमारे यहाँ, उस प्रणाली की आड़ में कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति शासन वाली प्रणाली लाई जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली लाई जाए। ये इंदिरा गांधी के अंदर भी अपने आप को सुपर लीडर समझने की आकांक्षा थी, इसलिए वो बार बार इस तरह की बात लाया करती थी। जगदम्बिका पाल साहब, आप जवाब दे दीजिए अभय कुमार दुबे का। जी, अभय दुबे जी कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होगा तो माननीय मोदी जी या कोई एक राष्ट्रीय नेता अपील करेगा कि वो उसको एक जनमत संग्रह बना सके। मैं कहता हूं कि 2014 का जब चुनाव हुआ तो उस 2014 के चुनाव में उड़ीसा का भी चुनाव उसी समय साथ हुआ था, उसी समय संयुक्त आंध्र प्रदेश का भी साथ हुआ था। तो इसके बावजूद भी उड़ीसा में आज दूसरी पार्टी की सरकार है। देश में अगर हर समय अभी 5 राज्यों के चुनाव रहे, इसके बाद फिर हिमाचल का चुनाव होगा, फिर इसके बाद चुनाव गुजरात का शुरू हो जाएगा। क्या इलेक्शन ऐसा कोई अध्ययन क्या किया गया है जो ये बताए इतने चुनाव होने से विकास का इतना नुकसान हुआ? ऐसा कोई अध्ययन नहीं। तभी नीति आयोग ने ये सिफारिश की। मैं बता रहा हूं आपको, चैंबर साहब, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी पैरालिसिस या गवर्नमेंट डेफिसिट की जो बात हो रही है, क्या ये इंपैक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट वर्क को, और इसलिए ये सोच को हमें इंप्लीमेंट करना होगा? जो पॉइंट दुबे जी कह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म की जो परिभाषा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो स्थानीय इश्यूज हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक वाया मीडिया निकाला जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छे ये जरूरी नहीं है कि हम पहली बार ही ये सोच लें कि एक ही बार इलेक्शन हम पार्लियामेंट, तो हम
3 फेजेस से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद 2 फेजेस पे आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे पॉसिबल। ओके, लक्ष्मी श्रीराम, आपको लगता है इससे करप्शन कम होगा? जैसे एचपाई कुरैशी साहब ने कहा, इससे जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है उस पर लगाम लगेगी, और गवर्नमेंट का खर्च होता है, केंद्र और राज्य सरकार का मिला के एक अच्छा खासा खर्च होता है, उस पर लगाम लगेगी? एक्चुअली ये नीति आयोग का रिपोर्ट जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट से कि टोटली गवर्नमेंट से 3,870 करोड़ कुछ खर्चा हुआ था 2014 इलेक्शन से, जो वो केंद्र का पैसा है, अभी इसमें स्टेट का इंक्लूड नहीं है। एक्सचेकर सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन, मगर वही 5 साल पहले खाली 1,115 करोड़ ही था। हाँ। तो ये इतना बड़ा जंप क्यों हुआ था? वो बेसिकली इट वाज द लॉन्गेस्ट लोकसभा इलेक्शंस एवर 2014 में, क्योंकि हर एक टाइम हम 2014 इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये कितना लंबा था वो इलेक्शंस उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। 9 फेजेस में थे, सबसे लंबा, इसीलिए सबसे ज़्यादा खर्चा भी हुआ था। मगर ये जब करप्शन के बारे में आप बात करें, जितना खर्चा कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज तो अलग ही है, उसको तो हम गिनते ही नहीं, वो कम्प्लीटली सभी इग्नोर कर देते हैं। कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट है, मगर उस लिमिट 70 लाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, 28 लाख विधानसभाओं में। एग्जैक्टली। तो ये 70 लाख जो उनका लिमिट था, क्या सचमुच में उन्होंने 70 लाख ही खर्चा किया था या उससे ज्यादा खर्चा किया, मगर बताया नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज वैसे भी लिमिट नहीं है। हमारे यहाँ मजाक में लोग कहते हैं 70 लाख में आप विधानसभा जो छोड़िए, आप जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, आप ग्राम सभा के चुनाव नहीं जीत सकते, इतने महंगी हो गई हमारी चुनाव प्रणाली। आपने जो पॉइंट कहा उसको आगे बढ़ते हुए मैं आऊंगा मीम अफजल साहब आपके पास, जो स्टैंडिंग कमेटी क्या कह रही है। नीति आयोग को एक बार के लिए छोड़ दे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। मीम अफजल साहब, अगर एक फेज में नहीं सही, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा आप 2 फेज में करा लीजिए। मान लीजिए 2019 में आप लोकसभा और 15 राज्यों के करा लीजिए, और उसके बाद बाकी राज्यों के आप 2021 में करा लीजिए। देखिए, ये मामला बहुत बहस तलब है, इस पर पब्लिक डिबेट होना चाहिए। अभी अभय दुबे जी ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, मुझे उनकी कई बातों से इत्तेफाक भी है और कई बातों से इत्तेफाक नहीं भी है। मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में हमेशा कोई ना कोई जो भी सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी का कोई भी सिस्टम हो, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तब्दीलियाँ होती हैं। वक्त के मुताबिक उन तब्दीलियों को एक्सेप्ट करना जिम्मेदारी है। अली अनवर साहब, एक तो पैसे की बात हो गई, भारत जैसे देश में पैसे बचाने की किसकी सोच है, इस पर तो टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। हमारा जो आउटले होता है उसके बजाय अगर हम आउटकम पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारा आउटले कितना बढ़ गया। बहरहाल, आपको लगता है कि अगर 2 फेज में बात बन जाए तो हमें इस सोच पे आगे बढ़ना चाहिए, या आपको लगता है कि साहब ये जो अभय कुमार दुबे साहब कह रहे हैं कि इस पे सोच भी गलत है, इस पे सोचना भी गलत है, बेईमानी है? नहीं, देखिए, 2 फेज या एक साथ कराने, बात वही हुई। इसको मैं बुद्धि विलास से ज़्यादा कुछ महत्व नहीं देता हूँ, और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गंगा में पानी बहुत बह गया है 67 के बाद। वो देश की स्थितियाँ उस तरह की नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो पैसा बचाने की बात है, या तो चुनाव सुधार में एकाध कोई चीज़ चिप्पी लगाने से नहीं होगा। मूल बहुत बड़ा चीज़ ये है कि धन बल का जो प्रयोग बढ़ रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां अपना हिसाब नहीं देती हैं। ये 20,000 क्यों, 1 पैसा भी कोई अगर चंदा देता है पॉलिटिकल पार्टियों को तो उसका भी क्यों नहीं हिसाब पॉलिटिकल पार्टियां बताएं। एक और एनालिसिस आया, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, और मुझे लगता है ये भी सोच होगी जब आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जब गैप बढ़ता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो जो रूलिंग पार्टी है उसको नुकसान होता है। ये सबसे बड़ी रिसर्च आई है। आप जो कह रहे हैं, अभी जो भाई साहब ने बात कही थी, ये बात सही है कि जो पार्टी एक बार चुन के दिल्ली में सत्ता में आ गई केंद्र में, वो नहीं चाहती कि विधानसभा या पंचायत चुनाव या स्थानीय चुनाव के जरिए उसके कामकाज के ऊपर कोई सवालिया निशान लगे। ओके, पाल साहब आप कुछ कह रहे हो, उसके बाद मैं लक्ष्मी जी के पास आता हूं। पाल साहब, बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं अभय जी के डिबेट को मैंने 2014 के भी पहले सुना है, लेकिन सवाल ये नहीं है इस समय कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती जीतती किसी राज्य में, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। सवाल ये है कि जो एक मुख्य मुद्दा है कि इस पर डिबेट होना चाहिए कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हों तो इसके फायदे बहुत हैं। आप मान लो कि 2019 में सभी विधानसभाओं और पार्लियामेंट के इलेक्शन इकट्ठे करा देते हैं,
तो ये कौन सी गारंटी है कि 6 महीने के बाद कोई सरकार नहीं गिरेगी? ओके, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, सरकार गिर जाएगी। एक्चुअली एक दिक्कत ये भी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का विकल्प खत्म हो जाएगा इस देश में, जो कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार है अपोजिशन के पास। नहीं, ये बात जो आप उठा रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं, अन्यथा तो ये फैसला बहुत जल्दी हो सकता है। ओके, पाल साहब, ये उचित नहीं होगा। ये ज्यादातर लोगों ने जो बात उठाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में बढ़ता धनबल, एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़े, कुछ महत्वपूर्ण जो चुनाव सुधार के पहलू हैं, आप उन पहलू को दरकिनार करते हुए एक नई सोच सामने लेकर आए और इस देश में चुनाव सुधार के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट गए हैं। क्या ऐसा तो नहीं सरकार इस मुद्दे को आगे लाकर बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ना चाहती है? तो सवाल ये, हमने फायदे गिनाए एक साथ चुनाव कराने के, लेकिन उसके नुकसान क्या है? और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू चुनाव सुधार को लेकर है, जो प्रधानमंत्री को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने खत लिखा कि इस देश में अगर आपने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन नहीं किया तो आपके देश की संसद और विधानसभा में अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी पहुंच सकते हैं। क्या वाकई देश की सरकारें, देश के राजनीतिक दल इसको लेकर चिंतित है? और इसी मुद्दे पर जनमानस क्या सोचता है, इस रिपोर्ट पे देखते हैं। चुनाव सुधार पर सरकार ने बढ़ाए कदम, बजट में हुए अहम ऐलान। नगद चंदे की सीमा घटाई गई। नगद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 की गई। इसके अलावा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। चुनाव सुधार का मुद्दा अहम है। एक साथ चुनाव करवाने पर बहस को भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम बताया जा रहा है। इलेक्शन में जो करप्शन आया है वो खत्म हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें जितना भी पैसा खर्च होता है वो तो पब्लिक का ही खर्च होता है। ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह की जो समस्या से जूझते हैं या पैसे का जो लेन देन से वोटों को प्रभावित करते हैं, उसमें जो है सो उसमें कमी आएगी। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि एक साथ चुनाव करवाने जैसी बातें महज सांकेतिक हैं। चुनाव सुधार के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। चुनाव में धनबल का इस्तेमाल हो या फिर बाहुबल का, सियासी दल इस दिशा में कदम उठाने से कतराते रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ओके, एक जो सवाल है कि जो बाकी चुनाव सुधार के जो मुद्दे थे कहीं वो पीछे तो नहीं छूट गए हैं? लक्ष्मी श्रीराम, आपको लगता है कि ज़्यादा बड़े इश्यूज थे, जो करप्शन है, जो आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये ज़्यादा बड़े इश्यूज थे, सरकार पहले इस पर ध्यान देती? ये नीति आयोग के रिपोर्ट और उसके पहले का प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उन्होंने भी बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना चाहिए, मगर ये बस ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के पहले का डिस्कशन है। लॉ कमीशन के लेटेस्ट रिपोर्ट पर इतना इंटरेस्ट है तो उसके पहले का रिफॉर्म्स को लेके इतना मैं आपकी बात से सहमत। आप सोचिए 1977 में तारकुंडे समिति, NN वोरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, आपके NN गुप्ता कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल के रिव्यू के लिए जो समिति बनी थी, इतनी सारी समितियों ने रिपोर्ट दी है, लेकिन चैंबर साहब इन रिपोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता। एक नई सोच इस देश में आ गई है। नहीं, इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना पॉपुलर वोट बैंक बना लेते हैं, जबकि ये देश को सोचना चाहिए, सभी नागरिकों को सोचना चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरह से हमारे पावर ग्रहण ना करे। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा और मुद्दा है। अभी हाल ही में यूपी में ही देख लीजिए हो क्या रहा है। अब ये जो मुद्दे थे कि प्रदेश में क्राइम कितना बड़ा है, कितने रेप्स हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं, ये सब भूल गए हैं। ये सब भूल गए हैं, दूसरे मुद्दे सामने आएंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे हिसाब से ये है कि जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, क्या वो एक देश के साथ एग्रीमेंट नहीं है, जनता के साथ एग्रीमेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट है साहब, एग्रीमेंट भी अगर काम नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट की अपनी लीगैलिटी तो होती है। ओके, जगदम्बिका पाल साहब, जो बुनियादी मुद्दे थे वो आज पीछे छूट गए हैं। एक नया विचार आया, इसका भी कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आप सोचिए देश की संसद और विधानसभा में लॉ ब्रेकर्स अगर लॉ मेकर्स बन जाएंगे, आप सोचिए पाल साहब इस देश की क्या स्थिति होगी। ये निश्चित तौर से गंभीर विषय है और दोनों महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, आपके लिए ये गंभीर विषय नहीं है। इस लोकतंत्र मैं इसका रीजन बता देता हूं पाल साहब।
मुझे प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मंच से वो स्पीचेस याद है जब उन्होंने कहा था कि 1 साल का वक्त दीजिए, ये जितने चोर उचक्के अपराधी हैं इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर अगर इन्होंने गुनाह किए होंगे इनकी जगह जेल में होगी। आज तो 2.5 साल से ज्यादा बीत गया। भट्ट जी, आप ये सवाल कर दिए, तालियां बज गई, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह का कदम उठा रहे प्रधानमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। आज अगर प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत ही अब आप मुझे घुमाइए मत, ये जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 है इसमें आप अमेंडमेंट करेंगे साहब। आज स्वाभाविक इसमें आप अमेंडमेंट करेंगे, इसमें राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। आपने अमेंडमेंट कर दिया तो कौन आपको चुनौती देने वाला है? इन्होंने खुद फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाते हैं। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने यूपी के लिए घोषणा पत्र में दिया है कि यूपी में हम सर पहले देश के घोषणा पत्र का तो जिक्र कर लीजिए, यूपी का तो अब आने वाले समय में जब आपकी सरकार आएगी तब पूछ लेंगे। घटी है यूपी में। पाल साहब, मुझे लगता है ना कि आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे व्यक्ति को मानना चाहिए कि साहब हमसे नहीं हो पाए। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, सरकार अगर इन चीजों को नहीं लागू करेगी तो फिर लागू कौन करेगा? ओके, मीम अफजल साहब, मैं तो इनके 3 साल की बात पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे भी पूछूंगा 10 साल में आपने क्या किया साहब? जो अभी श्रीराम ने कहा कि बिल्कुल सही बात है साहब, चुनाव सुधार को लेकर आप सोचिए, आपके प्रधानमंत्री को सितंबर 2006 में यह खत लिखा मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 को अमेंड नहीं करेंगे तो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी संसद और विधानसभाओं की शोभा बढ़ाएंगे और हमारे देश के कानून में यह मुमकिन है। ये तो आपसे भी सवाल करना चाहिए कि 10 साल में आपने क्या किया? देखिए, ये बात जो है सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि दाऊद इब्राहिम, अबू सालेम जैसे लोग पार्लियामेंट, ये मैंने नहीं, ये चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त लिखता है देश का साहब। उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या पिछले 10 या 13 साल के अंदर ऐसा हो गया? देखिए, आप जब ये सवाल, आपका बुनियादी सवाल बहुत अहम है, जिसमें आपने कहा कि जो राजनीति का जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको रोकने के लिए जो सुधार करने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जब ये सवाल कम से कम मेरे जैसे आदमी के सामने आता है तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। ईमानदारी की बात है, मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कैसे इस सिस्टम से लड़ें या आपके सवालों का जवाब कैसे दें। इस बात पर बहुत गौर किया जाता है, हर बार सोचा जाता है, इस पर एक तरह से कॉन्सेंसस बनाया जाता है कि इस बार एक भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, सब देते हैं, और उसके बाद फिर कुछ मजबूरियां सबके सामने। अब आप देखिए ना, आप चुनाव सुधार की अगर फेरिस्त में दे लेंगे, मैडम श्रीराम मेरा साथ देंगे, हर चीज सुप्रीम कोर्ट ने की अब तक, जितनी भी चीजें इंप्लीमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर बाद में कहा जाता है साहब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे हस्तक्षेप कर रहा है। वो हमेशा करेगा साहब अगर आप अपना काम समय से नहीं करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे बाबा? हाँ उठिए ना, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो उस समय कह रहा था कि आप उसके साइड इफेक्ट देखिए कि अगर एक ही साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा, हाँ, उस हालत में बहुत से उसके रिपरकशंस है। एक तो ये कि जो बेरोजगार पहले बैठे हैं उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। हाँ। दूसरा ये कि जो मीडिया बेरोजगार हो जाएगा। तीसरा ये आपका इलेक्शन कमीशन बेकार हो जाएगा। और इसके अलावा जो ये सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं उनके एंटरटेनमेंट का सारा साधन खत्म हो जाएगा। हमें उनसे भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं तो इससे फ़ायदा यह है कि एक तो टाइम की बचत सबसे ज़्यादा है। कितने लोग मानते हैं कि साहब चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, बार बार नहीं होने चाहिए? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, है ना? आप नहीं मानती माता जी, ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी दिशा में ही क्यों जाती है? रमेश जी, मेन बात तो ये है कि जो मुद्दा उठा हुआ है कि इलेक्शन एक साथ होना चाहिए अलग अलग, जब तक ये सिस्टम नहीं खत्म होगा, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तब तक ये कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे एक करा लीजिए और चाहे 100 करा लीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये पब्लिक भी समझती है, जो अच्छी बात है। अली अनवर साहब, ये जो आपने देखा चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल से ज्यादा की सजा पड़ गई हो तो ऑटोमेटिकली साहब उसकी सदस्यता चली जाएगी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज देश को पता लगनी चाहिए कि जो एसेट्स डिक्लेरेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कही तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया। वो तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी आपको करना ही होगा। जब देश में ये सोच है हमारे नेताओं की, तो मुझे तो नहीं लगता इस देश में कोई चुनाव सुधार करने के लिए तैयार है। नहीं, सही कह रहे हैं। पहले अपने पॉलिटिकल पार्टियों को में बात होनी चाहिए, लेकिन देखिए अभी जो आप बहस करा रहे हैं भट्ट साहब, तो वो बहस जो बुनियादी सवाल है चुनाव सुधार को लेकर के,
और भ्रष्टाचार को लेकर के, धन बल को लेके, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा लग रहा है कि सारी समस्या का एक ही उपाय है कि एक साथ चुनाव हो, और ऐसी बात कर रहे हैं जो वर्तमान परिस्थिति में वो संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इसको बुद्धि विलास से ज़्यादा मैं कोई और महत्व नहीं देता, ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन ये बहस करके थक जाएंगे आप, फिर अपने रास्ते वही उसी तरह से चुनाव। लक्ष्मी श्रीराम, आपको लगता है कि हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, या आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती? हर बार जब कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में तो कांग्रेस और बीजेपी और हर एक पार्टी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं या एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मगर जब भी चुनाव सुधार के बारे में आप बात करो तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे हो जाते हैं, सारे दोस्त हैं वो। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो एडीआर ने फाइल किया था पिटीशन, उससे भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डिनेंस पास करवाई थी। सभी सारे नेशनल पार्टी जब आरटीआई के अंदर आ गए थे तभी इकट्ठे हो गए थे, ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए, तो लास्ट मौके पर राहुल गांधी ने आके फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। मैं गलत कह रहा हूं मीम अफजल साहब? आप ऑर्डिनेंस ले आए साहब अपराधियों को बचाने के लिए इस देश में, आप बच नहीं सकते इन सवालों से। लेकिन आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराधियों को जेल में डालो, आप ऑर्डिनेंस ले आए उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इसी बात के लिए राहुल गांधी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम के लिए भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं तो आप बताइए, आप बताइए ना, फैसला गलत था, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसने गलत फैसला लिया है। अभय कुमार दुबे साहब इसका जवाब दे देंगे, मैं गलत कह रहा हूं अभय कुमार दुबे साहब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने उसको फाड़ा, वो किस सरकार का प्रस्ताव फाड़ रहे थे? वो अपनी सरकार का प्रस्ताव फाड़ रहे थे। वो तो बिना प्रस्ताव फाड़े हुए भी वो काम करवा सकते थे अपनी सरकार से। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो एक पब्लिक शो था उसका जो है वो पब्लिक शो तो लोकतंत्र में जो अपराधीकरण पब्लिक शो से खत्म नहीं होगा। हाँ, जो संस्थागत प्रक्रियाएं हैं उन संस्थागत प्रक्रियाओं का सम्मान करने से होता है। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है और उसे बहुमत मिल जाता है या ज्यादा बड़ा बहुमत मिल जाता है, उसके बाद में सबसे पहला हमला वो संस्थागत प्रक्रियाओं पर करती है। कांग्रेस के जमाने में ये काम थोड़ा सा दबे छिपे तरीके से होता था, आज की सरकार के जमाने में ये काम खुल के होता है। पाल साहब, ये कैसी जीत है राजनीतिक दलों की, खासकर सरकार की, कि आप आरटीआई के दायरे में भी नहीं आएंगे, आप लोग चंदे का हिसाब किताब भी नहीं देंगे, आप लोग विनेबिलिटी को आधार बनाकर क्रिमिनल्स को भी टिकट दे देंगे। आपके परिवारवाद को देख के तो कांग्रेस भी शर्मा गई है इस बार, जो आपने परिवारवाद का खेल खेला है। तो यानी आप हर चीज खुद की करेंगे? नहीं, देखिए भट्ट जी, ऐसा नहीं है। आज चंदे की एक एक पैसे का हिसाब पॉलिटिकल पार्टीज को देना है, और जो भी चाहे हमारी पार्टी का है उस एक एक पाई का उसका पब्लिक डोमेन में है, और जो सार्वजनिक रूप से कोई भी समझ सकता है कि पार्टी को चंदा मिला है और कितना कितना चंदा। पाल साहब आप यहीं रुकिए। लक्ष्मी श्रीराम जो एडीआर ये रिपोर्ट तैयार करती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, लक्ष्मी श्रीराम जरा पाल साहब को बताइए कितने प्रतिशत चंदे का हिसाब किताब एक्चुअल में जनता को पता लग पाता है? बताइए पाल साहब। टोटली बीजेपी का हमने 11 साल का रिपोर्ट्स देखी थी, उनके ऑडिट रिपोर्ट्स और डोनेशन, और इन 11 साल में 65% का डोनेशंस का डिटेल्स हमें पता नहीं है, पब्लिक को पता नहीं है। कहां से आए 65% पैसा? पाल साहब जरा बताइएगा जरा जनता को, आपको तो मालूम है, अगर सब कुछ सार्वजनिक है आप बता दीजिए। आज 65% जो पैसे का हिसाब किताब नहीं पता किसी को, कहां से आए पैसा? नहीं भट्ट जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे उसका कोई हिसाब नहीं, तो लगता कहीं कोई अनियमित है। आखिर ये साफ है कि 20,000 से जो ऊपर के चंदे हो, तो इससे मतलब है कि पाल साहब कहते हैं 11 कि इलेक्शन कमीशन का दे 11 करोड़ सदस्य, 1 रुपया भी कोई देगा सदस्यता तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, हाँ बोलिए बोलिए, तो कर दे अली अनवर साहब, ये कर देगा तो हर पार्टी को देना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे इलेक्शन कमीशन तब करेगा जब आप चाहेंगे। मैं कह रहा था कि पाल साहब और इनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से हम लोग क्यों नहीं कहते हैं कि 20,000 वाला बंधन क्यों रहे, 1 पैसा हो या 20 लाख हो, जो भी हो सबका हिसाब देना पड़ेगा पार्टी को। नहीं, मगर कांग्रेस का भी 83% अननोन सोर्सेस से है। कांग्रेस उस मुकाम में ज्यादा नहीं कर रहे पार्टी है, इसलिए अवामी चंदा उसके पास ज्यादा है। बीजेपी का चंदा जो है वो ज्यादातर बड़े लोगों का चंदा है,
और उससे साफ जाहिर होता है। आपको पब्लिक को बताने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या छुपाते, क्या है आप एक लोगों एक के रुपया, पास भी 2-2 समझ में रुपया, नहीं आता। 10-10 रुपया कैसे बता सकते हैं बताइए? अरे एक लास्ट क्वेश्चन अभय कुमार दुबे साहब, 30 सेकेंड आपके लिए। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव सुधार नहीं करना चाहती, इसमें तो कोई सोच और संचय है ही नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पूरे देश में जो चुनाव प्रणाली है वो काले धन की बैसाखी पर खड़ी हुई है। काला धन अगर नहीं हो तो चुनाव जैसे आज हैं वैसे न रह जाएं। दरअसल हमें इस तरह के राजनेता और इस तरह की पार्टियां चाहिए जो बहुत ही चुनाव लड़ने का एक किफ़ायती मॉडल हम लोगों के सामने रख सकें, तभी इस देश का लोकतंत्र का कल्याण हो सकता है। वरना हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे और ये लोग लोगों को बहलाने वाली बातें करते रहेंगे। और चुनाव में घी का भी लालच देते हैं और मोबाइल फोन का भी लालच देते हैं। जनता का ना घी से भला होना ना मोबाइल फोन से बना। उनकी आजीविका के लिए आप संसाधन जोड़िए, घी भी खरीद लेगी, ताकि वो मोबाइल भी समाज खरीद में लेगी। बिल्कुल समाज में सम्मान के साथ जीने का उसे मौका मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव सुधार करने अनिवार्य हैं और जहां तक एक सोच आई है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर मतभेद हैं। जाहिर है सरकार और सभी राजनीतिक दल मिल बैठकर इस पर फैसला करें। लेकिन अगर चुनाव सुधार सरकार ने समय रहते अब नहीं किए तो आने वाले समय में जनता सरकारों से यह सवाल पूछने वाली है कि आप अपराधियों को, धन बल, बाहुबल को बढ़ावा देने के लिए क्यों ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।